हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेटा सफिशिएंसी। आप लोगों से कुछ एस्पायरेंट्स ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू या फेसबुक ग्रुप के थ्रू ये रिक्वेस्ट करा था कि डेटा सफिशिएंसी पे कुछ वीडियोस बनाया जाए। एक्चुअली डेटा सफिशिएंसी जो है वो बैंकिंग में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके मेंस का बहुत फेवरेट टॉपिक है। जैसे एस बी आई पी ओ का मेंस या कलर का ले लीजिए, उसका फेवरेट टॉपिक है। बट अभी हम लोगों को जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है वो आई बी पी एस और आर आर बी है। दोनों का प्रीलिमिनरी हो चुका है, पी टी हो चुका है। एक्चुअली आई बी पी एस का तो प्री का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखें और इस टॉपिक पे थोड़ा सा स्टडी करे, इस टॉपिक पे थोड़ा सा जो भी प्रैक्टिस है वो करे। यहाँ पे हमने लिखा है डेटा सफिशिएंसी द इजीएस्ट एंड द टफेस्ट, उसको ब्रैकेट में कंफ्यूजिंग लिखा है। ईजीएस्ट क्यों मैंने बोला है इस टॉपिक को कि ईजी क्यों होता है? ईजी कहने का मतलब है यहाँ पे सेंस इसलिए बनता है कि इसमें एग्जामिनर आपसे फाइनल आंसर नहीं पूछता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पर 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्या वो सफिशियंट है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसको आंसर करने के लिए। तो इसमें फाइनल आंसर हम लोग को निकालना नहीं है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को सब ईजीएस्ट टॉपिक बोलता हूँ। एट द सेम टाइम ये क्या है, टफेस्ट। टफेस्ट या कंफ्यूजिंग इसलिए मैं इसको बोला हूँ क्योंकि जब हम लोग इस क्वेश्चन को, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो कंफ्यूजिंग या टफेस्ट होने का कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, राइट अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, किसी एक स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट का जो है वो डेटा को यूज कर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जैसे स्टेटमेंट 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें स्टेटमेंट 1 के डेटा को भी माइंड में ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया और बोलते हैं कि जो स्टेटमेंट 2 ही केवल सफिशियंट है। लेकिन यहाँ हम लोग भूल जाते हैं कि स्टेटमेंट 2 को फॉलो करते वक्त स्टेटमेंट 1 का भी डेटा हम लोगों ने यूज करा है। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी एक्चुअली एक कोई टॉपिक है नहीं, इसमें सिंपल लॉजिक है कि आपसे किसी भी टॉपिक का, चाहे रीजनिंग हो या मैथ्स हो, किसी भी टॉपिक, जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक आते हैं, आपसे किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि क्या 2 या 3 स्टेटमेंट देके कुछ क्वेश्चन, और पूछा जाएगा कि क्या ये सारे स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है या नहीं। तो इस टॉपिक में मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बताने वाला हूँ और ना कोई कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में। बट हाँ, इस टॉपिक को कैसे अपन डील करें उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो चलिए एक एक करके उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टोटल 3 4 या 5 जो भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला पॉइंट्स, हम लोग को क्या ध्यान में रखना है उस पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको एकदम जो पहला पॉइंट क्या बोलता है, रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली, डोंट एज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई भी यदि क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, उस पर 2 या 3 स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को केयरफुली आप रीड कीजिए, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसी समय लिख दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को अभी तक भूल जाइए, क्वेश्चन को जब आप पढ़े उसी समय आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि परसेंटेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपके पास परसेंट जो प्रॉफिट है वो होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, तभी आप परसेंटेज प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और केयरफुली पढ़िए और क्या ज़रूरत है उस चीज़ को आप ध्यान में या एक साइड में एक राइट डाउन कर लीजिए कि आपको इस दोनों चीज़, जैसे यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको कहीं रख लीजिए और इस चीज़ को ध्यान में लेकर के स्टेटमेंट को देखिए, ठीक है। तो रीड द गिवन के प्रॉब्लम केयरफुली, जो प्रॉब्लम दिया उसको सही से आप रीड कर लिए, उसके अनुसार क्या आपको फाइंड आउट करना है और उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसको लिख लीजिए, ठीक है। डोंट एज्यूम एनीथिंग फ्रॉम योर साइड एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आपसे इस पॉइंट को कहने का क्या मतलब है, आपसे मैं एक चीज़ बोलता हूँ। चलिए, आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता। सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता।
अब आपसे पूछा गया, स्टेटमेंट 1 जो दिया गया है वो बोल रहा है, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, सीता हैज 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, सीता मैरिज टू राम, सपोज आपको ये दिया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता, आपसे बोला गया व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये नहीं एज्यूम कर सकते कि अच्छा व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता, सीता तो लड़की का नाम होता है, इसका मतलब जेंडर ऑफ सीता क्या होगा, फीमेल होगा। ऐसा आप अपने तरफ से कभी भी एज्यूम मत कीजिए, ठीक है। ऐसा एज्यूम कीजिएगा आपका आंसर जो आएगा गलत आएगा। तो कभी भी अपने तरफ से कुछ एज्यूम मत कीजिए, ठीक है। जैसे सीता हैज 2 चिल्ड्रेन, इससे तो हम लोग आंसर को नहीं ले सकते। सीता मैरिज टू राम, आप क्या बोलेंगे कि सीता मैरिज टू राम, राम का यहाँ सीता तो देख के ही लग रहा है कि फीमेल का नाम है, राम मेल का नाम है, तो सीता का जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जो डेटा सफिशिएंसी में है कि आप अपने तरफ से कभी मान ही नहीं सकते, मत मानिए ऐसा। जब भी मानिएगा आप अपने तरफ से कुछ भी, आपको क्या करेगा, आंसर को गलत देगा, जब तक कि अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ आपको स्टेटमेंट्स में या क्वेश्चन में नहीं दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि सीता का जेंडर क्या है। दो देखने से नाम लगता है क्या, सीता तो फीमेल का नाम होता है, राम क्या होता है, मेल का नाम होता है। बट यहाँ पे कुछ दिया हुआ ही है नहीं, इससे कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है कि सीता का जेंडर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। या आप क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं बोल सकते कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता, सीता का जेंडर तो फीमेल ही होगा, सीता जो होगी फीमेल ही होगी। नहीं, नाम है कुछ भी दे सकता है, फीमेल मेल कुछ भी नाम, हम अपने तरफ से नहीं बोलेंगे कि अच्छा इंडियन जो ट्रेडिशन है उसके अनुसार सीता तो फीमेल ही होती है। ऐसा कुछ नहीं करना है हम लोग को, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को लिखने का कुछ मतलब है, जो भी प्रॉब्लम दिया उसको सही ध्यान से पढ़िए। उस प्रॉब्लम को निकालने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाला है उसको एक साइड में लिख लीजिए। अपने तरफ से कुछ भी एज्यूम मत कीजिए जब तक कि वो यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं हो। दो आपको लग रहा है कि आप बोलिए कि नहीं सीता का जेंडर तो फीमेल होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहाँ से यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए आप इंडिया में हिंदी हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार बोल दीजिए कि सीता जो है फीमेल है। अब आप जाके किसी फॉरेन कंट्री में बोलिए कि सीता हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता, क्या वो लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट आपसे आज पूछेंगे कि सीता, जब तक आप नहीं बोलते हैं, जैसे यहीं पे आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज द जेंडर ऑफ सीता। चलिए यहाँ पे सीता की जगह पे आपसे अब आपको बोला जाए सी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है सी मतलब कि फीमेल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अपने तरफ से कुछ लेना है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है उस पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट सेकेंड को देखते हैं। चलिए हम लोग का दूसरा पॉइंट है, नेवर ट्राई टू रीच फाइनल आंसर एट इट इज एज इट इज नॉट आस्क्ड, जस्ट सफिशिएंट और इनसफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। अब आपसे पूछा जाएगा सपोज कि x प्लस वाई कितना है, ठीक है, आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है x बराबर 10, 2 है x बराबर 5। तो आपको देख के लग रहा है कि हाँ यस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई कंबाइनिंग स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर। बट ये मत कीजिएगा कि चलिए ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, ये मत कीजिएगा कि x प्लस वाई को ऐसे निकालिएगा 10 प्लस 5, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ये यदि निकालते हैं तो आपका जो टाइम है वो, आप अपना टाइम को किल कर रहे हैं। जस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेटा दिया हुआ है वो सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो कभी भी फाइनल आंसर तक मत पहुंचिए, केवल आपको लग जाए कि हाँ यहाँ से हम लोग आंसर कर सकते हैं तो वहीं पे स्टॉप हो जाइए, ठीक है। फाइनल आंसर लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग को क्या ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो है, वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन इफ वी हैव ओनली यूनिक आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग तभी कर सकते हैं जब उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब कि जस्ट सिंगल आंसर उस क्वेश्चन का हो। यदि इफ वी गेट मोर देन वन वैल्यू देन द डेटा विल बी इनसफिशियंट। यदि उसी क्वेश्चन के लिए यदि हम लोग एक से ज़्यादा आंसर हम लोग को आ रहा है तो जो डेटा होगा वो इनसफिशियंट होगा। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 जो आपको दे दिया गया है
वो दे दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। दूसरा दे दिया गया है x बराबर 21। अब क्या कीजिएगा, आप स्टेटमेंट 1 को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा, +-21। स्टेटमेंट 2 को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा, 21 दिया ही हुआ है, आएगा क्या, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट 1 में आपको कितना वैल्यू आ रहा है, +21 आ रहा है और -21 आ रहा है। इसका मतलब कि जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है यूनिक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो होगा इनसफिशियंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हम लोग का आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 में केवल क्या, ओनली 21 आ रहा है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 जो है हम लोग को यूनिक आंसर दे रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू गिव द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ जो है हम लोग को इस डेटा सफिशिएंसी को जो वहाँ पे लिखे थे दी टफेस्ट या कंफ्यूजिंग, यही छोटा छोटा चीज़ जो है हम लोग को इतना टफ कर देता है किसी क्वेश्चन को, या इतना कंफ्यूजिंग कर देता है। तो छोटी छोटी बातों को मैंने एकत्र किया है, उस छोटी छोटी बातों को आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। जब भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो वो जो आंसर जिस भी स्टेटमेंट से आया हो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनसफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लेना है। जैसे एक और इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं या एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे और क्लियर आपका आंसर हो जाए या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इसी पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग का दूसरा जो एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा रहा है इज एक्स एन ऑड नंबर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्टेटमेंट पहला क्या दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 100, एक्स 100 से बड़ा है तो उसमें ऑड और इवन दोनों आएगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, एक्स इज डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि x जो है x इज डिवाइडेड नहीं बोल के इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज डिविजिबल बाई 2, मतलब कि x जो है 2 से डिविजिबल है, मतलब कि इसका जो रिमाइंडर आता है हमेशा 0 आता है। इसका मतलब किसी भी चीज़ का जब 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर। तो आपसे पूछा क्या गया है, इज एक्स एन ऑड नंबर, ठीक है। आपसे इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आइदर एस होगा या नो होगा। जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप कल ऑफिस जाएंगे, या क्या आप कल पढ़ाई करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, एस या नो। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप कल पढ़ाई करेंगे, मेरा क्वेश्चन है। आपने बोला एस, तब भी हमको आंसर मिल गया कि हाँ तुम पढ़ाई करोगे या आप पढ़ाई करेंगे। आपने बोला कि नो, तब भी हमको मेरा क्या हुआ, आंसर मिल गया कि यस यू विल नॉट स्टडी टुमारो, कि आप कल अब अपना पढ़ाई जो है नहीं करेंगे। तो हमको तो आंसर मिल गया। इस केस में एस और नो कुछ भी आए, दोनों में से कोई भी आए, हम लोग को जो रिक्वायर्ड आंसर वो तो मिल रहा है। जैसे यहाँ पे बोला है इज एक्स एन ऑड नंबर, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 से क्या आ रहा है, इवन नंबर। तो आप क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट 2 से, आपसे पूछा क्या गया, इज एक्स एन ऑड नंबर, स्टेटमेंट 2 से क्या आ रहा है कि एक्स इज एन इवन नंबर। तो आप क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इज एक्स एन ऑड नंबर, आप बोलेंगे नो। नो बोलने से इस चीज़ का आंसर आ गया कि नहीं। इसका मतलब इस केस में सफिशिएंट जो होगा स्टेटमेंट 2 होगा। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो इज समथिंग लाइक दैट या इज समथिंग समथिंग समथिंग, तो उसका आंसर आएगा एस और नो में। आपको कोई भी चीज़ आ जाए, आइदर नो आए या एस आए, उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप कल पढ़ाई करेंगे, आप एस बोलोगे तब भी मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आप नो बोलोगे तब भी मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को, क्या हम लोग को ध्यान में रखना है। जो चौथा पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, नेवर टेक ए हाइपोथेटिकल कंडीशन एज यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन को कभी भी यूनिवर्सल फैक्ट नहीं लेना है। ये दो दिस विल बी गिवन, इट विल बी गिवन इन आवर स्टेटमेंट्स, फिर भी हम लोग का जो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है वो हम लोग को यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग सही नहीं मानेंगे। सपोज आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि चलिए किसी चीज़ का दाम आपसे पूछा गया है कि उस चीज़ का दाम कितना है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि उस चीज़ को 500 रुपया में बेचने पे 60 रुपया का लाभ होता है, ठीक है। उस चीज़ को 500 रुपया में बेचने पे 60 रुपया का लाभ होता है। एक कंडीशन ए हो गया। दूसरा कंडीशन होगा कि
यदि उस चीज को 800 में बेचा जाता तो इतना का लाभ होता। तो ये जो मैं अभी नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट बोला वो आपका हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि यदि ऐसा होता तो दिस इज हाइपोथेटिकल कंडीशन। इस चीज को हम लोग यूनिवर्सली फैक्ट्स नहीं मान सकते। इस कॉन्सेप्ट पे, इस पॉइंट पे मैं क्वेश्चन आगे लूंगा, तब आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं कि कभी भी हाइपोथेटिकल कंडीशन को यूनिवर्सल फैक्ट्स मत मानिए। ठीक है, इस चीज़ को आगे एक क्वेश्चन लेके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पॉइंट को लेकर के ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि इसका एग्जाम्पल लेके क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेंगे। तो चलिए पांचवा पॉइंट लेते हैं। पांचवा पॉइंट इसका क्या है और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे। तो चलिए पांचवा और लास्ट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। पांचवा जो पॉइंट्स है हम लोग का, अभी हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन और दो स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन और 3 स्टेटमेंट, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स वाले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 2 स्टेटमेंट वाले को पहले समझ लेते हैं, वही बेसिक होगा, वही चीज़ हम लोग 3 स्टेटमेंट्स वाले में भी फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया रहता है कि 1 अलोन इज सफिशिएंट वाइल 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। दूसरा बी ऑप्शन रहेगा 2 अलोन इज सफिशिएंट वाइल 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तीसरा ऑप्शन रहेगा आइदर 1 और 2 अलोन इज सफिशिएंट। चौथा रहेगा बोथ 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट। पांचवा रहेगा बोथ 1 एंड 2 आर नेसेसरी टू आंसर। तो सब इस तरह की चीज में जब भी आपको डीएस का क्वेश्चन आए, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आए, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन देखिए क्या रिक्वायर्ड है, लिखिए, S1 को ना सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें कोई भी चीज कहीं से भी अपने मन से मत डालिए या स्टेटमेंट 2 से नहीं लेना है। दूसरा चीज, स्टेटमेंट 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक चीज ध्यान में रखिए कि जब स्टेटमेंट 2 को अलोन सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेटमेंट 1 का कोई भी डाटा इसमें नहीं आना चाहिए। जो स्टेटमेंट 2 में दिया गया है हम लोग उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, कभी भी इसको नहीं लेंगे। सपोज S1 वाले का डाटा लेके S2 को सॉल्व किए, तो इसका क्या मतलब हो कि हम लोग S1 और S2 को कंबाइन कर दिए। बट आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले S1 अलोन को करना है सॉल्व, फिर S2 अलोन को करना है सॉल्व। ठीक है, सपोज यहाँ पे सफिशियंट आ गया, एक एक का यहाँ 2 टोटल दिया हुआ है, तो एक एक का कॉम्बिनेशन बनाइए तो एक एक का हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा, दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा ही 2 पॉसिबिलिटी आएगा, एक एक अलग अलग सॉल्व करेंगे, नहीं यदि आया तो दूसरे को दो कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि शुरू में क्या कीजिए, एक से स्टार्ट कीजिए, एक अलोन को देखिए डेटा सफिशियंट है या नहीं है। फिर दूसरे स्टेटमेंट अलोन को, उसमें कोई भी चीज़ मत डालिए स्टेटमेंट 1 वाला, फिर देखिए डेटा सफिशियंट है कि नहीं। यदि इस दोनों में से या दोनों जैसे ही सफिशियंट हो गया ना, आप अपना जो है कैलकुलेशन या अपना जो सॉल्व कर रहे हैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। यदि एक एक कॉम्बिनेशन में से कोई एक यदि सफिशियंट हो गया या दोनों सफिशियंट हो गया, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज इस दोनों केस में ए भी इनसफिशियंट हो गया, ये भी इनसफिशियंट हो गया। जब आप इनसफिशियंट हो गया तब आप कॉम्बिनेशन पे जाइए, एक और 2 को कंबाइन कीजिए। ठीक है, तीसरा वाला लेते हैं, फिर उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि 3 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं तो उसमें क्या करना रहता है। तो चलिए 3 स्टेटमेंट वाला भी देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो जब आपको 3 स्टेटमेंट्स दिया हो तो S1 अलोन को सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है, इसमें किसी का भी डेटा S2 S3 का डेटा आना ही नहीं चाहिए। फिर S2 अलोन को सॉल्व कीजिए, फिर S3 अलोन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें से कोई एक मिनिमम, यदि एक भी कोई सफिशियंट हो गया, कोई एक मिनिमम सफिशियंट हो गया, ठीक है, आप उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, या आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऑप्शन किस अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ पे तीनों का तीनों अलोन इनसफिशियंट हो जाए तब आप क्या कीजिए, कंबाइन कीजिए। तो आपको बताए थे 2 वाले केस में क्या हुआ था, अलोन को लिए थे, फिर एक और एक को कंबाइन किए थे। यहाँ पे तो 3 स्टेटमेंट है, तो कैसे कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग लेंगे, फिर ऐसे कर सकते हैं। सपोज इसको ए बी सी ले लेते हैं, तो फिर 2 का कॉम्बिनेशन तो 3 बनेगा ना। ए बी ले सकते हैं, ए बी को कंबाइन कर सकते हैं, बी सी को कंबाइन कर सकते हैं, ए सी को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि तीनों अलग अलग इनसफिशियंट हो जाए तो 2 का पेयर बनाइए। तो ए बी को पेयर बना सकते हैं, बी सी को पेयर बना सकते हैं,
AC को पेयर बना सकते हैं और फिर 3 केस को सॉल्व कीजिए। सपोज AB BC और AC A भी इनसफिशियंट आ गया, तब आप तीनों के कॉम्बिनेशन पे जाइए, ABC को एक साथ कंबाइन करके देखिए, ठीक है। ये डेटा सफिशिएंसी का रूल है, इस ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि रैंडमली आप क्या कीजिएगा, 2 को लगा के देखे फिर तीनों को लगा लिया, ऐसे नहीं। पहले एक एक करके जाइए, इनसफिशिएंट हो गया फिर 2 को कंबाइन कीजिए, फिर भी इनसफिशिएंट हो गया तब जाके आप तीनों पे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये था बेसिक्स हम लोग को डेटा सफिशिएंसी का। जितने भी पॉइंट्स बताए हैं बहुत यूजफुल, बहुत हेल्पफुल पॉइंट है। एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। जैसे ही एक भी पॉइंट्स आपका मिस होगा तभी जाके ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए टफेस्ट टॉपिक या दी कंफ्यूजिंग, मतलब दी कंफ्यूजिंग नहीं, कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जितने भी 5 या 4 या शायद 5 पॉइंट्स मैंने बताया है, पांचों पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज के सेशन में शायद 3-4 क्वेश्चन ही ले पाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस को लेंगे। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न इज 50 रुपीज। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है हैड इट बीन सोल्ड फॉर 200 द प्रॉफिट वुड बी ₹60। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए। जितने भी आप 5 पॉइंट्स देखे हैं सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए और आंसर क्या आता है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ आप अपने आंसर और मेरे आंसर के साथ आप अपना या अप्रोच के साथ दोनों को मैच कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ पॉज करके आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपना अप्रोच दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं। आपको बोले थे कि जो भी चीज़ दिया गया है, जो भी प्रॉब्लम, उसको सही से पढ़िए। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, आपसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न। परसेंटेज प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट और सीपी की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको दिमाग में रख लिए या कि जो पेपर है उसको कहीं पे ये चीज़ नोट डाउन कर लिए। ये दिमाग में रखना है कि आपको प्रॉफिट और सीपी चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न इज इक्वल टू ₹50। केवल प्रॉफिट से हम लोग का ये चीज, क्योंकि अब क्या करेंगे, अलोन अलोन निकालने वाले हैं। पहले S1 को देखेंगे अलोन, S2 को अलोन, यदि नहीं हुआ तो S1 S2 को कंबाइन करेंगे। तो पहला प्रोसेस क्या, हम लोग को एक एक को अलोन देखना है। केवल प्रॉफिट से हम लोग को परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा नहीं, तो अलोन वन अकेले क्या हुआ, इनसफिशियंट। फिर 2 अलोन को देखते हैं। 2 अलोन क्या बोला है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 200, मतलब कि SP यदि 200 होता द प्रॉफिट वुड बी 60 रुपीज। प्रॉफिट कितना होता, 60 रुपीज। यदि प्रॉफिट 60 है, SP 200 है, तो CP कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 140 रुपीज, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 140 रुपीज। अब आप लोग से पूछ रहे हैं क्या आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग बोलेंगे कि हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट भी मिल गया, कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। बट आपको जो एक चीज बताया था मैंने 4th पॉइंट में शायद, कि कभी भी हाइपोथेटिकल कंडीशन को यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 200 द प्रॉफिट वुड बी 60 रुपीज। मतलब यदि इस चीज को 200 में बेचा रहता तब हम लोग का प्रॉफिट कितना आता, 60। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इस केस में हम लोग का प्रॉफिट 60, एक्चुअल प्रॉफिट 60 रुपीज नहीं है। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन से हम लोग का प्रॉफिट 60 रुपीज आया है। तो ये 2 भी इनसफिशियंट हो जाएगा, इस चीज को ध्यान से देखिए। हैड इट बीन सोल्ड मतलब कि ऐसा यदि बेचा रहता, तो यदि 200 रुपये में बेचा रहता तो, ये तो हम लोग का हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो इस चीज को यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होगा स्टेटमेंट, 2 भी इनसफिशियंट। अब देखिए दोनों इनसफिशियंट हो गया, तो हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे। तो 1 और 2 को कंबाइन किया तो प्रॉफिट कितना आया, 50 रुपीज। अब देखिए 2 से स्टेटमेंट 2 से एक चीज तो हमको पता चला कि चाहे कुछ भी हो जाए कॉस्ट प्राइस हमेशा 140 ही आएगा। प्रॉफिट 60 क्या है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बट कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या आएगा, 140 ही। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 140। अब आपको एक और पॉइंट्स बोले थे कि आपको कभी भी फाइनल आंसर देना ही नहीं है। अब आपको प्रॉफिट मिल गया, CP मिल गया, क्या आप इस चीज को आंसर दे सकते हैं कि नहीं, यस दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर रिक्वायर्ड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। तो इस चीज को जो मैंने बताया था कि हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो यही वो क्वेश्चन है जिसमें बता रहा हूं, हैड इट बीन, दिस इज हाइपोथेटिकल कंडीशन, वी कांट टेक इट एज ए original profit is 60 rupees, we can't take it, this is hypothetically given that profit, if profit is 60 rupees, ये हाइपोथेटिकली दिया हुआ है। यदि हाइपोथेटिकली देने से हम लोग को सीपी तो पता चल गया कि 140 रुपीज होगा किसी भी हाल में, अब प्रॉफिट तो 50 स्टेटमेंट 1 से आ गया, सीपी 140 स्टेटमेंट 2 से आ गया, 1 एंड 2 को कंबाइन किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। स्टेटमेंट पहला है सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट, दूसरा स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9। सेम आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आपका क्या आंसर आता है फिर आप मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। स्टेटमेंट 1 को यदि अकेले लिए, अभी क्या करना है, अकेले दोनों को लेना है, स्टेटमेंट 1 को अकेले, स्टेटमेंट 2 को अकेले, फिर भी यदि सफिशियंट नहीं रहा तब हम जाके कंबाइन करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ, पहला चीज, स्टेटमेंट 1 को लेने से पहले आपको क्या क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, और क्या उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा उस चीज पे देना है। देखिए व्हाट इज 2 डिजिट नंबर, सपोज 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई। तो आपको इस चीज को आंसर देने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स और वाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। चलिए ये तो हमको दिमाग में रखना है, दिमाग के किसी कोने में रखना है कि आपको एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू चाहिए। चलिए आप स्टेटमेंट 1 को ले लेते हैं, सम ऑफ डिजिट, चलिए एक्स प्लस वाई सम ऑफ डिजिट हो गया, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिजिट एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई बराबर क्या आया 0, तो वाई बराबर 0। अब वाई का 0 वाले वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर x आ जाएगा, तो आपको x का वैल्यू तो पता नहीं चला, तो ये क्या है सफिशियंट नहीं है, स्टेटमेंट 1 सफिशियंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, डिफरेंस ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 9, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप बोलेंगे कि y का वैल्यू तो यहाँ, ये तो अभी स्टेटमेंट 1 को देखना ही नहीं है, अभी हम अलोन अलोन एक कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब आप बोलेंगे कि दो चीज़ का डिफरेंस यदि दिया हुआ है तो हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग तो निकाल ही नहीं सकते। आप लोग का आंसर यही होना, मे भी आप लोग सोच रहे हैं कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है 9 दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। बट एक चीज़ आपको देखना है, दो डिजिट होना है 10x प्लस वाई को, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा 1 से लेकर के 9 तक होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। y का जो वैल्यू है, चूंकि दहाई का जो अंक है, टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, तो 1 to 9 होगा। जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो तो 0 से 9 हो सकता है। चलिए अब देखिए, कभी भी किसी नंबर में यदि डिजिट का डिफरेंस 9 दिया रहे तो आप ध्यान रखिए कि जो टेंस प्लेस का नंबर है वो 9 होगा और जो वाई प्लेस का नंबर है वो 0 होगा। दिस इज यूनिवर्सली फैक्ट, दिस इज यूनिवर्सली ट्रूथ। ठीक है, तो अब आपको x माइनस वाई का जो डिफरेंस है 9 दिया हुआ है, इससे आपको पता चल गया कि x तो 9 होगा, y 0 होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है क्या है सफिशियंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर। ठीक है, ये मत बोलिए, ये ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा कि x माइनस वन वाई तो 9 दिया हुआ है, चलिए यहाँ से भी इनसफिशियंट हो गया, दोनों को कंबाइन कर दीजिएगा। आप क्या बोलिएगा, 1 और 2 को कंबाइन कर दिए, y का वैल्यू 0 तो पुट कर दिए स्टेटमेंट 1 से, तो x का वैल्यू कितना आया 9। अब आप बोलेंगे कि क्या 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशियंट टू गिव द आंसर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये x और माइनस वाई, मतलब कि जब भी दो डिजिट का डिफरेंस 9 दिया रहे तो यूनिवर्सली, तो आप सोचिए x का वैल्यू 1 to 9 है, y का वैल्यू 0 to 9 है, तो दोनों का डिफरेंस 9 कब आएगा, जब x का वैल्यू 9 होगा और y का वैल्यू 0 आएगा, ये फैक्ट है। तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 0 निकल गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, चलिए लेते हैं 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं इस सेशन में। चलिए लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को, या एक ही क्वेश्चन लेके इस सेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है हाउ मेनी यूज
यूज मतलब EWES, यूज मतलब जो फीमेल शिप होता है उसको यूज बोलते हैं, और जो मेल शिप होता है उसको रैम बोलते हैं, ठीक है। हाउ मेनी यूज इन ए फ्लॉक ऑफ 50 शिप्स आर ब्लैक। फ्लॉक मतलब झुंड, जो जानवर का झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं, या समूह ले लीजिए। हाउ मेनी यूज फीमेल शिप इन ए फ्लॉक ऑफ 50 शिप्स आर ब्लैक, मतलब कि आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है, ब्लैक यूज निकालना है, ब्लैक शिप्स नहीं निकालना है, ब्लैक शिप्स नहीं निकालना है, ब्लैक शिप्स में से भी आपको फीमेल शिप्स को निकालना है, ठीक है। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ हमसे पूछा गया है। स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। देयर आर 10 रैम्स, रैम मतलब मेल शिप, मतलब कि जो मेल है, मेल रैम है, या मेल शिप बोलिए, मेल रैम नहीं बोल के मेल शिप बोलिए, शिप कितना है, 10 दिया हुआ है। क्या 10 यदि मेल शिप शिप दिया हुआ है तो क्या आप निकाल सकते हैं कि ब्लैक यूज कितना है, या जो फीमेल वाला जो शिप है वो कितना है, निकाल सकते हैं नहीं। तो स्टेटमेंट 1 हम लोगों का क्या हुआ, सफिशियंट नहीं हुआ। दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। दूसरा क्या है, 40% ऑफ द एनिमल्स आर ब्लैक, तो ब्लैक कितना हो जाएगा, यदि टोटल 50 शीप है तो 40% ब्लैक है, तो ब्लैक कितना हो जाएगा 20। तो अब यदि टोटल ग्रुप में 20 ब्लैक है तो आप इससे आपको निकल रहा है कि ब्लैक यूज, मतलब कि यूज जो है फीमेल शीप जो है, यूज का कहने का क्या मतलब कि फीमेल शीप कितना है ये आप निकाल पा रहे हैं कि कितना फीमेल शिप है। मेल शिप 40 है, ठीक है, चलिए मेल शिप 40 है, तो आप तो बोल दीजिएगा स्टेटमेंट 1 से कि फीमेल शिप जो है, सॉरी, मेल शिप 10 दिया हुआ है, तो आप इससे तो बोल सकते हैं कि फीमेल शिप जो है वो कितना है 40। बट हम लोग से पूछा गया है फीमेल शिप में क्या है, कितना ब्लैक है वो पूछा गया है, टोटल ब्लैक फीमेल शिप पूछा गया है। तो फीमेल शिप तो 40 आया, लेकिन ब्लैक तो हम लोग को पता नहीं चला, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट 1 तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 अकेले देखते हैं। ब्लैक बोल रहा है कि 40 है, अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो ब्लैक है वो 40 है, तो इससे भी नहीं आ रहा है। चलिए एक और दो को कंबाइन करते हैं, तो एक और दो को यदि कंबाइन करेंगे उससे भी हम लोग को क्या हो रहा है, उससे भी हम लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि फीमेल शिप उस ग्रुप में, उस झुंड में कितना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर टुगेदर आर नॉट सफिशियंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिंकिंग रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, मेल शिप 10 है तो फीमेल शिप 40 होगा, क्योंकि 50 का झुंड है। चलिए दूसरा, यहाँ से तो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ब्लैक शिप कितना होगा। दूसरा में दिया हुआ है कि जो ब्लैक है वो 40% है, 40% में से 50 का 40% 20, तो यहाँ से तो ब्लैक निकल गया। लेकिन यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि ब्लैक शिप कितना है, दोनों को कंबाइन करते हैं फिर भी पता नहीं चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। हम इस पे जितने भी आपको डाउट्स हो पूछिए, जितना होगा 10 12 15 20 जितने भी पार्ट्स इस पे बन सकते हैं, जितने भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो बताना था मैंने बता दिया। इसके बाद मैं आपको केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं पॉसिबली, क्योंकि अभी तो हम लोग ने मैथ्स का देखा है, रीजनिंग पार्ट्स वाला डेटा सफिशिएंसी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी पार्ट्स बनेंगे मैं एक एक करके आप लोगों के बीच लाते रहूँगा। जो भी कॉन्सेप्ट था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही बेसिक्स कॉन्सेप्ट हर जगह मैं फॉलो करूँगा और आप लोग भी फॉलो करिए, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कि वो रिक्वेस्ट क्या है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक दीजिए कि कैसा बन रहा है, कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी अपनी कमियां जो है पता नहीं चल पा रही है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा साउंड थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, या हैंड राइटिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, या जो वीडियो की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, या जो कंटेंट है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा जेन्युइन फीडबैक दीजिए, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक को मैं वेलकम करूँगा, ठीक है। चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, जो भी आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली लग रहा है, आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना हो किसी भी डाउट्स के लिए, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। यूट्यूब को चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के पार्ट 2 के साथ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।